हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उदय प्रकाश का लिखा हुआ त्रिच पाठ। अब त्रिच पाठ उनकी अपनी रचना जो 1989 में लिखे थे, उनमें उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में हम लोग मौखिक चर्चा करेंगे। आज हम आपको उस चैप्टर के बारे में बिल्कुल अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। अब करना क्या है, आपको मोबाइल को फुल स्क्रीन कर लीजिए, सामने रखिए, एक कॉपी और एक कलम रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हो उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। कहानी क्या होती है सुनिएगा। कहानी लेखक साहब बतलाते हैं, यानी उदय प्रकाश जी कहते हैं कि ये जो कहानी हमारी है, ये कहानी होती है बहुत समय पहले की बात कह रहे हैं, बहुत समय पहले की बात। कहते हैं कि उस समय हमारे पिताजी का उम्र 55 वर्ष का था। सुनिएगा, पिताजी का उम्र कितने वर्ष का था? 55 वर्ष का। पिताजी पतले लंबे शरीर के थे और 55 साल की उम्र में ही बाल बिल्कुल पक गई थी, जैसे मकई के बाली के ऊपर जो रुआ रुआ जैसा रहता है उस तरह से हो चुका था, जैसे लगता है उनके बाल पर रुई रखी हो। लेकिन कहते हैं कि हमारे पिताजी बोलते बहुत कम थे, सोचते बहुत ज्यादा थे। माने लेखक साहब यानी उदय प्रकाश बताते हैं कहानी में कि मेरे पिताजी बोलते बहुत कम थे और सोचते बहुत ज्यादा थे, लेकिन फिर भी हमें हमारे अपने पिताजी पर बहुत गर्व था, क्योंकि हम ये जानते थे कि वो सभी भाषा को बोल सकते हैं लेकिन बोलते नहीं थे। जब भी बोलते थे अच्छी बात बोलते थे, तो मुझे इस बात से काफी गर्व होता था। और आप जानते हैं कि जो कम बोलता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है, और जो अच्छी बातें, जरूरत की बात अगर बोले तो उसका वैल्यू और ज्यादा होता है। तो यहाँ पर लेखक साहब कहते कि हमारे पिताजी बोलते कम थे और जब भी बोलते थे तो अच्छी बातें बोलते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब कहते हैं कि हमारे पिताजी कभी कभी साल 2 साल में या महीने 2 महीने में एक बार हम लोगों को घुमाने ले जाते थे बाहर में, घर के बाहर। तो हम और हमारी छोटी बहन दोनों साथ जाते थे। पिताजी दोनों की एक एक उंगलियों दे देते थे पकड़ने के लिए। पिताजी बीच में रहते थे और दोनों भाई बहन को एक एक उंगली देते थे और पकड़ने के लिए कहते थे चलो घूमने के लिए। बाहर के सड़कों पर हम घूमने जाते थे और पिताजी जाते समय ना तंबाकू खा लेते थे, तंबाकू रख लेते थे मुंह में। तंबाकू मुंह में रख करके और जब वो चलते थे सड़क पर तो हमारी बहन ने कभी कभी पूछ देती थी, तो जो कुछ भी वो पूछती थी हम जल्दी से जवाब दे देते थे कि पिताजी को डिस्टर्ब ना हो, ऐसा ना लगे कि वो मतलब कुछ भी सोच रहे हैं तो उनमें खलल पड़े, इसलिए हम जल्दी बोल देते थे। लेकिन हमें ये डर भी लगा रहता था, लेखक साहब कहते हैं कि हमें ये डर भी लगा रहता था कि अगर कहीं अगर गलती हम जवाब दे दिए तो पिताजी को बोलना पड़ेगा, तो पिताजी कैसे बोलेंगे, क्योंकि खैनी तंबाकू जो भी होता है वो मुंह में रखे हुए हैं, तो बोलेंगे कैसे, डिस्टर्ब होगा नहीं। तो इसीलिए लेखक साहब जल्दी जल्दी बोल देते हैं। और उनकी बहन पूछती भी क्या है, तो सिंपल सी बातें कि भैया देखो, या देखो उस डाली, सूखी डाली पर जो चिड़िया बैठी हुई है कौन सी पक्षी है, तो हम बता देते थे उसका नाम नीलकंठ है, और उसको लोग खास करके दिवाली के दिन देखना शुभ माना जाता है। इसी तरह की कुछ कुछ बातें लड़कियां पूछती है, लेखक की छोटी बहन है, और लेखक साहब उनको जवाब दे देते हैं। चलिए, ये घटना वहां खत्म हो जाती है। इसके बाद तो सुनना, तो क्या होता है कि जब लेखक साहब अपने पिताजी के साथ घूम करके आते हैं अपनी बहन के साथ, तो उन्हें स्कूल का फी जमा करना था और अपने पिताजी को एक दिन कहते हैं कि स्कूल का फी जमा करना है, तो उनके पिताजी उन्हें पैसे नहीं देते हैं। तो वो सोचते हैं हो सकता है पिताजी भूल गए होंगे। फिर दूसरे दिन कहते हैं, उनके पिताजी फिर पैसे नहीं देते हैं स्कूल के फी, तो उनको लगता है लेखक साहब को कि हो सकता है कि पिताजी पैसे का प्रबंध कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि उनके पिताजी तो बोलते ज़्यादा है नहीं। इसीलिए लेखक साहब अपने मन में सोच रहे हैं। फिर तीसरे दिन जब वो बोलते हैं तो उनके पिताजी एक चिट्ठी लिख देते हैं और चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि चले जाओ डॉक्टर पंत के यहाँ।
और वहां जाते हैं जब लेखक साहब, तो डॉक्टर पंत जो हैं वो चिट्ठी को पढ़ता है, क्या लिखा हुआ है पढ़ता है, पढ़ने के बाद उनको अपने घर में ले जाता है लेखक साहब को, और लेखक साहब को चाय नाश्ता अच्छे से करवाता है, बिठाता है, और डॉक्टर अपने बेटे से इनकी जान पहचान करवाता है। और उसके बाद आते समय 300 के 3 नोट निकाल कर उनको देता है। अब लेखक साहब वहां पर जब पैसे लेते हैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, सोचते हैं कि हमारे पिताजी की कितनी जान पहचान है, कितनी वैल्यू है कि एक चिट्ठी के बदले में हमको 300 रुपया मिल गया और यहाँ पर हमको अच्छे से इज्जत मान सम्मान भी दिया गया। इन सारी बातों को लेखक साहब कहते हैं कि हमारे पिताजी एक दिन शाम के समय गांव की पगडंडियों पर घूमने के लिए गए। माने खेत का मेर नहीं होता, मेर जहां दोनों तरफ खेत रहते हैं, बीच में पैदल रास्ता होता है। इस पगडंडियों से घूमने के लिए जा रहे थे। रास्ते में जैसे आगे जाते हैं जंगल था, और जंगल में पता नहीं क्या होता है, जब वो लौटते हैं तो लगभग अंधेरा हो चुका था, और उनके टखना जो होता है ना, पैर की घुटना, माने उस पर एक पट्टी बंधी हुई थी। क्या बंधी हुई थी? एक पट्टी बंधी हुई थी। तो क्या था कि लेखक साहब देखते हैं कि उनके पिताजी जब शाम को लौटते हैं, कहां से, वो एक बाग जब घूमने गए थे थोड़ा सा खेत के पगडंडियों पर, तो देखते हैं उनके पांव में, यानी कि जो मतलब टखना था, टखना पर एक पट्टी बंधी हुई है। और इसके बाद धीरे धीरे गांव के कुछ लोग आना शुरू कर देते हैं उनके आंगन में, और पूछने लगते हैं। पूछने पर पता चलता है लेखक साहब को कि इनके पिताजी को एक बहुत ही विषैला जीव काट लिया है, जिसका नाम है त्रिच। यही त्रिच उन्हीं पर नाम है, ठीक है। एक विषैला जीव वही जंगल में काट लिया है, जिसका नाम है त्रिच। और जैसे त्रिच के बारे में सुनते हैं तो आप दिमाग में आता होगा कि भाई त्रिच क्या है। तो त्रिच एक विषैला छिपकली प्रजाति का जीव है। त्रिच एक विषैला छिपकली प्रजाति का जीव है, जो छिपकली से बड़ा होता है, और वह ऐसा विषैला होता है कि एक काला नाग जो हो उससे 100 गुना ज्यादा विषैला होता है। काला नाग से भी 100 गुना विषैला ऐसा होता है त्रिच। अब वो त्रिच इनके पिताजी को काट लिया है। अब जैसे गांव में खबर फैलती है, बहुत सारे लोग गांव में आ जाते हैं, क्योंकि गांव में इनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, अच्छा मान सम्मान है, ऐसा लेखक साहब कहते हैं। बहुत सारे लोग वहां जुटने लगते हैं कि भाई इनको त्रिच काट लिया है, त्रिच काट लिया है। अब वहां पर तरह तरह की बातें होने लगती है। तो वहीं पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, याद रखेंगे, चुटुआ नाई। क्या नाम है उसका? चुटुआ नाई। वो चुटुआ नाई आता है और एक गोईठे की राख और एक अरंडी का पत्ता ले करके और उसको झाड़ना शुरू कर देता है। माने गांव में ये प्रचलित होगी धारणा कि जब त्रिच काटता है तो इस तरह से झाड़ा जाता है। तो वह चुटुआ नाई जो है वह झाड़ना शुरू करता है। अब गांव की बात है तो समझ ही रहे हैं गांव में कैसे कहानी होती है कि किसी को अगर सांप काट ले, किसी को कुछ हो जाए तो पूरा टोला मोहल्ला हुजूम होकर के देखने के लिए आ जाता है। कुछ लोग अपनी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अब लेखक को भी अलग अलग की बातें नजर आने लगते हैं, सोचने लगते हैं। अब वहां पर एक कहानी अलग शुरू हो जाती है कि लेखक साहब अपने सपने की बात याद करते हैं। कहते हैं कि हमको भी एक सपना आता है। बराबर सपना में वो देखते हैं लेखक साहब कि वो घूमने के लिए जाते हैं जंगल में, और जंगल में जब घूमने के लिए जाते हैं तो एक त्रिच नाम का जीव पशु है जो वहां पर तालाब के किनारे बहुत बड़ी चट्टान सब है, उसी चट्टान में वह छिपा रहता है। और लेखक साहब जब जाते हैं तो वह देखता है और देख करके इनको पीछा करता है। ये भागते हैं वहां से, ऐसा उनको महसूस होता है, मतलब याद आता है। और सपने में ही ये सब कहानी चल रही है। ये कहानी अभी बता रहे हैं, वो सपना की है कि लेखक साहब को सपने में ऐसा आता है, और सपने में ही उनका एक मित्र है जिनका नाम है थानू। थानू मित्र लेखक को कहता है कि देखो, सपना में लेखक साहब सपना में सपना रहे हैं कि देखो, अगर तुमको कहीं भी त्रिच मिल जाए और त्रिच अगर आंख से आंख मिला ले, आंख से आंख अगर मिल गई त्रिच से अगर तुम्हारी आंख, तो तुमको पीछा करता है। सांप में ऐसी नहीं होती। सांप अगर आप चल रहे हैं, उसके शरीर पर पैर पड़ गया तब वो आपको काटेगा, लेकिन त्रिच में नहीं। त्रिच अगर देख लिया आपको
अगर आप भी उसको अगर देख लिए, आंख में आंख मिल गई, तो वो आपको पीछा करेगा और खदेड़ेगा। अब जहां तक भागेगा तहां तक वो जाएगा। तो वह तिरिछ जो है लेखक साहब के सपने में पीछा करता है। तो थानू कहता है उससे बचने का एक उपाय है। क्या उपाय है? कि पहले तुम धीरे धीरे दौड़ो और तब लंबी छलांग लगा के दौड़ो। तो लंबी छलांग लगाने से क्या फायदा? क्योंकि आदमी जब चलता है या दौड़ता है या बैठता है कहीं भी है, तो अपनी एक गंध छोड़ देती है। हर जीवों में एक अलग प्रकार की गंध होती है, हर एक एक लोगों में अलग अलग गंध होती है। तो जब तुम दौड़ोगे तब पहले छोटी छोटी पांव लगाओ, तो तिरिछ सूंघते दौड़ता है और तेज दौड़ेगा। और जब लंबी लंबी छलांग लगाओगे तो एक पांव का सुगंध से दूसरे पांव तक जाने में उसको थोड़ा समय लगेगा, तो वो बौख जाएगा। तो इसीलिए उससे बचने का उपाय क्या है? क्या करना है कि पहले धीरे धीरे और तब लंबी छलांग लगाओ, तो इससे तुम बच सकते हो। गोल गोल चक्कर काटोगे तब नहीं भागोगे, तब पकड़ा जाओगे। इसीलिए लंबी लंबी छलांग मंगाओ। ये कौन कह रहा है? लेखक के दोस्त हैं थानू। वो थानू कह रहा है लेखक को। और एक और सपना आता है, हाथी उनको पीछा करता है जंगल में, और हाथी से बचने के लिए वो क्या करते हैं, इसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हैं और भागते हैं। पेड़ का घूमते घूमते भाग जाते हैं। तो हाथी से तो बच जाते हैं, लेकिन तिरिछ से बचने का, क्योंकि तिरिछ बहुत विषैला जीव है और तेज भी दौड़ता है। तो लेखक साहब को यही सब बात याद आने लगता है कि जंगल में तिरिछ है, ये हमारी पिताजी को काट लिया है। इनके बारे में तरह तरह के लोग अलग अलग आंगन में बातें कर रहे होते हैं कि तिरिछ का काटा हुआ लोग 24 घंटा से ज्यादा जिंदा नहीं रहता है, 24 घंटा में वो लोग मर जाता है। लेकिन वहां पर यह भी कहा जाता है कि तिरिछ काटे, और तिरिछ काटने के बाद अगर आप उसको मार दिए तो ठीक है, और नहीं मारे अगर कहीं, तो वो अगर मान लीजिए अगर चला गया वहां से अगर तिरिछ वापस, और वो कहीं जाकर के पेशाब कर दिया और पेशाब पर वो लौटा गया, तो उसका आदमी का मरना निश्चित है। तो वो मरने से पहले उसको मारना है। मैंने वहां के लोगों की ऐसी भावना है कि ऐसा वहां कहा जाता है कि अगर तिरिछ किसी को काट लिया, काट करके मान लीजिए वह तिरिछ चला गया और तिरिछ कहीं पर पेशाब करके और वो लौटा गया उस पेशाब में, अपना पेशाब में, तो समझिए क्या कि वो आदमी का मृत्यु निश्चित है। ऐसी भावना है। जैसे सांप में भी ऐसा भावना है कि सांप काट लिया, अगर सांप उलट गया तो समझिए विष जल्दी चढ़ेगा। ऐसी भावना होती है लोगों का। तो उसी तरह से उसमें भी भावना है वहां के लोगों को। तो अब लेखक साहब की बात, अलग अलग बातें होती है, झाड़ फूक होता है, लेकिन रात का समय किसी तरह से बीत जाता है। चलिए, लेखक साहब को तो एगो अलगे टेंशन, और सपना वाला एगो अलगे याद आता है। तो सपना वाला एगो अलगे टेंशन कि सपना में तिरिछ हमको पीछा करता है, कभी कभी तिरिछ हमको नजदीक आ जाता है, और जैसे ही बाइट करने लगता है, काटने लगता है, कि हम नींद में चिल्ला के उठते हैं। तो सपना से हम बाहर आते हैं, लेकिन मम्मी वहां पर आती है और फिर से रजाई उड़ा करके या फिर हमको थपकी लगा के सुता देती है, सुतरा बेटा सुतरा। अब बताइए, हमको सपना में फिर से छोड़ देती है, हम फिर वही सपना में खो जाते हैं। किसी किसी व्यक्ति में ऐसा होता है कि अलग अलग तरह की सपना देखता है, अलग अलग की बातें देखता है, और एक ही सपना बार बार देखता है। हमको एक अलगे सपना है कि हम जब भी कहीं जाते हैं, भीड़ भाड़ ज्यादा होता है कि हम ऊपरी माहे उड़ने लगते हैं। एक अलगे हमारी समस्या है। अगर ज्यादा भीड़ रहता है ना, हम अपनी सपना की बात कर रहे हैं, अगर ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगा ना, तो हमारा एक आदत है कि हम कुछ न करते हैं कि ऊपरे माहे बैट पलथियान मार के उड़ जाते हैं, ऊपरे माहे ऊपरे ऊपरे चल देते हैं, पास कर जाते हैं। बताइए ये कौन हमारा सपना है? बराबर देखते हैं। आखिर क्या संबंध है ये हम नहीं जानते हैं, ईश्वर जाने। लेकिन चलिए, तो लेखक साहब इस अलग बात करते हैं। अब क्रम वहां से बदलता है। लेखक साहब के पिताजी को एक पेशी के लिए शहर जाना है। पेशी के लिए कहाँ जाना है? शहर जाना है। लेकिन शहर जाना नहीं चाहते, इनको डर है कि शहर में कैसे लोग हैं, कैसे हम उनसे बात करेंगे, कैसे पूछेंगे। मैंने नई लोग को जब शहर जाना होता है तो थोड़ा सा डर भय बना रहता है कि कहाँ पर हमको जाना है, वहां पर किससे हम मिलेंगे। शहर के लोग जल्दी बोलते नहीं है, सही से बताते नहीं है, इन सब का भय। लेकिन लेखक के पिताजी को जाना ही पड़ेगा। पेशी का मतलब समझ रहे ना, केस है, मुकदमा उन पर है। जिस घर में रह रहे हैं उस घर पर मुकदमा है, और 2 बार कोर्ट से नोटिस भी आ गया था अदालत से, और ये वहां हाजिर नहीं हुए थे। तो ये अंतिम बार नोटिस था कि अगर इस बार नहीं पहुंचेंगे तो घर नीलाम होगा अलग, और साथ ही साथ जेल जाएंगे सो अलग। इसलिए उनको जाना भी है। एक तो तिरिछ काट लिया सो अलग टेंशन, और कोर्ट में जाना है वो अलग टेंशन। लेकिन कल तो जाना ही है। तो सुबह उठते हैं और वो लेखक साहब के पिताजी तैयार होते हैं। लेकिन गांव से जाने के लिए कोई बस यात्रा नहीं थी,
इनके घर से, लेखक साहब के घर से लगभग 2 किलोमीटर बाद, 2 किलोमीटर बाद एक मेन सड़क थी। मेन सड़क से बस जाती थी कहां? शहर। और उस मेन सड़क से भी ज्यादा बस नहीं जाती थी, सारे दिन में 2 से 3 बस ही जाती थी। तो अब लेखक साहब के पिताजी को यहां से निकलना था। पिताजी और लेखक साहब दोनों निकलते हैं बस पकड़ाने के लिए। जैसे ही जाते हैं वहां लगभग मेन रोड पर पहुंचने ही वाले होते हैं, तो बस आवे नहीं आवे वो अलग सी बात, लेकिन देखते हैं कि गांव का एक ट्रैक्टर जिस पर 10-15 लोग बैठे हुए हैं और वो भी जा रहे हैं शहर की तरफ, अपने अपने काम से जा रहे होंगे। उस ट्रैक्टर पर कुछ जाना पहचाना लेखक के पिताजी के लोग थे। बस ये क्या करते हैं, उसी ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं। ऐसा हम लोग भी करते हैं। मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और कोई जान पहचान का मिल जाए तो हम लोग उस बस से नहीं जा करके उन जाने पहचान वाले की गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो भाड़ा बचेगा सो अलग और जल्दी पहुंच जाएंगे सो अलग। चलिए, तो वो क्या करते हैं, उसी ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं और चल जाते हैं। लेखक साहब वहां से घुमाते हैं। अब देखिए, अब कहानी होती है कि सब लोग बैठे हुए हैं, उसी में कानाफूसी शुरू हो जाता है। कोई लोग कह देता है कि इनको ना, लेखक के पिताजी के बारे में कहते हैं कि इनको ना कल रात में जो है एक तिरिच काट लिया था शाम में। सब तरह तरह की बातें करने लगता है। उनमें एक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि अरे भाई, तिरिच को काट लेता है तो लोग उसको मार देता है, आप मारे हैं कि नहीं मारे हैं? तो कहता हाँ हाँ। लेखक के पिताजी कहते हैं हम उसको मार दिए हैं। तब मार कर जला दिए कि नहीं जला दिए? जलाना भी जरूरी होता है, नहीं जलाइएगा तो उसमें एगो बीमारी है। तो क्या बीमारी है भाई? कि चांदनी रात में अगर ओस की बूंद उस पर गिर जाए तो वो जिंदा हो जाता है। ये भी कहानी है। अगर मार दिए और चांदनी रात में अगर ओस की बूंद उस पर गिर जाती है तो वो जिंदा हो जाता है। सांप में भी ऐसा ही कहानी है। अगर हम लोग रात में मारते हैं तो उसको रात में कहीं फेंकते नहीं है, हम किसी बर्तन उर्तन से उसको ढक के रखते हैं, सुबह फेंकते हैं। कि उसमें भी यही कहानी है कि अगर वो उसको अगर थोड़ा सा भी अगर जिंदा है, अगर वो माने एक मान्यता है, सही गलत क्या है वो नहीं जानते हैं, मान्यता है कि उसको अगर रात में छोड़िएगा तो जिंदा हो जाता है रात में। ये चांद की ओस की उसकी अमृत है, उसके लिए ओस की बूंद उसके लिए क्या है? अमृत है। इसीलिए उसको मार के रखा जाता है, सुबह फेंका जाता है। पूछते हैं कि मारे हैं तो उसको जलाए कि नहीं जलाए। और एक दूसरी बात ये भी कि अगर उसको नहीं जलाए होंगे तो जब वो मारे होंगे तो वो आपको गौर से देखा होगा और आपकी फोटो उसमें छप गया होगा, आप उसके आंखों में, आपकी फोटो उसके आंखों में छप गया होगा। और जब वो उसके कोई साथी, तिरिच का और साथी जब घूमते घूमते वहां जाएगा तो उसके आंखों में देखेगा और आपकी फोटो अगर दिखाई पड़ गई तो फिर अपने जाति के सबको वो कह देगा कि ये हमरा दोस्त का यही आदमी मारा है, देख लो उसका फोटो हमारे आंख में है। अब फिर वो सब मिल के आपको खोजेगा। तो एगो अलगे समस्या। अब लेखक के पिताजी को एगो अलगे डर है कि अब क्या करें भाई, तो बड़े समस्या हो गया। चलिए, जो भी था, ट्रैक्टर में वो जा रहे थे, सोच ही रहे थे। और वही ट्रैक्टर में एगो वैद्य भी बैठा हुआ है, रामा अवतार। क्या नाम है उसका? राम अवतार। वो वैद्य है, वो जानते हैं ये सारी बातें। सुनिएगा आगे। तो बता रहे थे कि पंडित रामावतार जो थे वो कहते हैं, उस ट्रैक्टर पर जो बैठ के सब जा रहे थे, तो कहते हैं क्योंकि वैद्य थे, कुछ कुछ दवा बीरो जानते थे, तो वो कहते हैं कि तिरिच जब काट ले तो विष का इलाज विष से ही होता है। वो क्या कहते हैं कि विष का इलाज विष से ही होता है। तो विष से होता है तो फिर क्या? तो कहते हैं कि अगर धतुरा का बीज मिल जाए और उसको पीस के अगर पिलाया जाए काढ़ा बना करके, तो तिरिच के काटने का विष समाप्त हो जाता है। ये कहते हैं कौन? पंडित रामावतार। सब लोग ट्रैक्टर में बैठे हुए तरह तरह की बात कर लेते हैं, वैद्य की बात को मान लेते हैं। फिर जो है सब लोग, क्योंकि ट्रैक्टर तो गांव से होते हुए शहर जा ही रही थी, एक गांव में वो लोग रुकते हैं। गांव का नाम है, याद रखेंगे, सामतपुर। क्या नाम है? सामतपुर। उसी गांव में ट्रैक्टर रुकती है और गांव में खोजते खोजते एक तेली के खेत में, याद रखेंगे, जाती है तेली, तेली के खेत में एक वैद्य को मिलता है। वहां पर एक वैद्य है, उनके यहां मिलता है कौन चीज? धतुरा का बीज। धतुरा का बीज निकाला जाता है, फिर उसका काढ़ा बनाया जाता है। और काढ़ा बनाने के बाद वह बहुत कड़वा होता है, अब पिया नहीं जाता है, तो फिर चाय बनाई जाती है। चाय में फेंट करके लेखक के पिताजी को पिलाया जाता है। कहाँ? सामतपुर गांव में। और लेखक साहब को, पिताजी को एगो अलगे टेंशन, क्या करें,
उससे पहले सोच रहे थे क्या करें कि गाड़ी से उतर जाएं और जा करके पहले वो तिरिच को मार दें, कि अगर मान लीजिए मारे होंगे और उसका कोई साथी नहीं आया होगा तो अभी तक वो बच्चल होगा तो उसको मार देंगे फिर से और उसको जला देंगे। फिर वो सोच रहे हैं कि नहीं शहर तो जाना है, जरूरी है, नहीं जाएंगे तो हमको मुकदमा मतलब जेल भी जाना जा सकता है और जो घर में रह रहे हैं वो घर भी बिक जाएगा, नीलाम हो जाएगी। ये सोच रहे हैं उधर पिताजी। और लेखक साहब घरे बैठल बैठल क्या सोच रहे हैं, वो सोचते हैं कि सपना में वही तिरिच आता था, तो सोचते हैं कि चलो हमारे पिताजी मारे हैं कि नहीं मारे हैं पता लगाते हैं, कहाँ मारे हैं तो कहाँ मारे हैं। तो अपने मित्र थानू के साथ एगो लालटेन ले लेते हैं और एगो डंडा ले लेते हैं और जाते हैं खोजते हुए। जाते हैं, जब जंगल में पहुंचते हैं तो सपना वाला सब कुछ उनको दिखाई पड़ने लगता है कि वही पेड़वा है, वही पहाड़ है, वही नदी है, सब कुछ उनको याद आता है। तो सपना वाला सब कुछ उनको समझ में आता है कि यही था। तो ये मने मने सोचते हैं कि अगर उस दिन हम तिरिच को अगर मार देते तो आज हम, जब हम इतना सब कुछ जानते थे कि तिरिच है, काटता है, लोग मर जाता है, तो हम अगर ये जान रहे थे, मैंने उनको सब कुछ जाना पहचाना याद आ रहा है, क्योंकि बार बार सपना में आता है तो जाना पहचाना हुआ, एक ही चीज बार बार आना तो जाना पहचाना। तो वो सोच रहे हैं कि अगर उस दिन हम सपना में देखे थे, अगर हम उस दिन में आ करके तब इसको अगर हम मार देते तिरिच को, तो आज हमारे पिताजी कोई नहीं काटता, नहीं मारे तब ना आज हमारे पिताजी को काट लिया। ये सब वो सोचते हैं लेखक साहब घरे बैठले बैठले। इधर लेखक के पिताजी सामतपुर से बैठे चल दिए कहाँ, शहर की तरफ। शहर में क्या घटना घटी, कैसे होता है ये पता नहीं चलता है, लेकिन उसी तारीख यानी 17 मई 1972 दिन है बुधवार, बुधवार की उनकी पिता की मृत्यु हो जाती है शहर में ही। ठीक है, लेखक के पिताजी शहर जाते हैं, लौटते नहीं हैं, और दिन है बुधवार 17 मई 1972 को उनके पिताजी की वहां मृत्यु हो जाती है। कैसे होता है ये पता नहीं चलता है, क्योंकि वो तो शहर में अकेले थे, वो लौट कर तो आए नहीं जो बतावे, तो लेखक साहब को पता कैसे चले। क्लियर। धीरे धीरे जो उनका क्रियाक्रम है समाप्त होता है, लेकिन बहुत दिनों बाद लेखक साहब को शहर जाना पड़ता है। शहर जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं तो जानने की जिज्ञासा होती है, उनको इच्छा होता है कि पूछा जाए कि कैसे कैसे हमारे पिताजी की मृत्यु हुई। तो लेखक साहब पूछते हैं सबसे पहले किससे, तो पंडित राम अवतार से, क्योंकि ट्रैक्टर में कौन मिला था उनको, राम अवतार। लेखक साहब तो गए थे अपने पिताजी को चढ़ाने के लिए, तो ट्रैक्टर में बैठते समय राम अवतार को देखे थे, तो उससे पूछते हैं कि हमारे पिताजी शहर में कहाँ उतरे, कैसे क्या हुआ। तो कहते हैं अरे हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन तोरे पिताजी ना वहां पर एक मतलब टोल टैक्स है, टोल टैक्स है, टोल टैक्स पर ही हम उतर गए थे और टोल टैक्स पर से हम चले आए थे, अलग चले गए थे। तुरे पिताजी वहां उतरने के बाद लेखक साहब को बताते हैं पंडित राम अवतार कि वहां पर तुम्हारे पिताजी ट्रैक्टर से उतरे और पेशाब करने गए थे, और पेशाब करने जा रहे थे तो बोल रहे थे कि हमरा ना सिर तनका घूम रहा है, चकरिया रहा है। ये कौन कह रहे हैं, पंडित राम अवतार लेखक से। जब लेखक साहब पूछते हैं कि हमारे पिताजी के साथ क्या घटना घटी है, तब इसके बाद हमको नहीं मालूम है, क्योंकि हम वहां टोल टैक्स से अलग चले गए थे, हम नहीं जानते हैं। उसके बाद उसी ट्रैक्टर में एक और व्यक्ति था जिनका नाम था मास्टर नंदलाल जी। क्या नाम था, तो लेखक साहब अब जाते हैं नंदलाल जी के पास, कहते हैं कि आप ट्रैक्टर में थे तो हमारे पिताजी से क्या हुआ बताइए। तो टोल टैक्स पर जब समय पहुंचा था उस समय 9:45 बज रहा था, 9:45। इसके बाद वहां की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन नंदलाल जी कहते हैं कि देखिए हम देखे थे कि आपके पिताजी जब शहर में ट्रैक्टर पहुंचा लगभग 10:08-9 हो रहा था, तब शहर में पहुंचा था। वहां आपके पिताजी उतरे थे ट्रैक्टर से, और उतरने के बाद वो कह रहे थे कि हमरा ना सिर चकरिया रहा है, हमको प्यास बड़ी जोर से लगी हुई है, अब हमको किधर जाना है हमको पते नहीं है। क्योंकि लेखक साहब के पिताजी को एक और बीमारी है। तो बीमारी का है भाई, तो गांव के पगडंडी यार तो उनको याद रहता है, लेकिन शहर के रास्ता उसका भुला जाते हैं जल्दी। माने एक रास्ते से गए, 2 रास्ते गए, लेकिन अगर फिर बाद में महीना दिन 15 दिन बाद अगर जाते हैं तो भुलाइए जाते हैं कि किधर से किधर जाना है। ऐसे भी शहर का गली बड़ा छोटा छोटा होता है, तो जल्दी याद नहीं होता है। तो कहते हैं कि हमारे पिताजी भुला जाते हैं। तो वहां पर नंदलाल जी कहते हैं कि आपके पिताजी उतरे थे, लेकिन किधर गए क्या हुआ ये हम नहीं जानते हैं, वहां से हम लोग अलग चले गए थे, आपके पिताजी अलग चले, क्योंकि उनके बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता है। अब लेखक सोचते हैं
कि क्या किया जाए, कहाँ से पता चलेगा मेरे पिताजी के बारे में। तब उनको याद आता है कि गांव का एक बैंक का कर्मचारी है, जो उन्हीं के गांव का, लेखक के गांव का ही एक बैंक में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिनका नाम है रमेश दत्त। क्या नाम है? रमेश दत्त। तो वो सोचते हैं कि हो सकता है कि पिताजी कहीं रमेश दत्त के यहाँ गए होंगे, तो तनी उनसे हम पूछ लेते हैं। तो अब जाते हैं रमेश दत्त के यहाँ बैंक में, पूछते हैं कि हमारे पिताजी आए थे इधर कि या नहीं आए थे, ये सब पूछने के लिए। तो रमेश दत्त बताता नहीं है, कहता है होता क्या है कि वहां पर पूछने के बाद पता चलता है कि उस दिन रमेश दत्त 28,000 का गड्डी मतलब नोट का गिन रहे थे। 1972 की घटना है, 28,000 का ज्यादा वैल्यू होता था, वो गिन रहे थे। लेखक साहब के पिताजी शहर में जो आए ट्रैक्टर पर चढ़ के, पूरा एकदम धूल धूसरित था, चेहरा जाना पहचाना नहीं था, वो कैश काउंटर पर कैश गिन रहे थे। तब ये, क्योंकि ये थे कहाँ? ग्रामीण बैंक के। ये रहते हैं कहाँ? रमेश दत्त थे ग्रामीण बैंक के कर्मचारी थे, लेकिन स्टेट बैंक में किसी कारण से पैसा लाने या कोई काम से गए होंगे, तो कैश काउंटर पर कैश गिन रहे थे। तो इसी में वो ग्रामीण बैंक के बदले कहाँ घुस जाते हैं? स्टेट बैंक में घुस जाते हैं। तो स्टेट बैंक में जब घुसते हैं तो रमेश दत्त तो पैसा गिन रहा था, आई जब अचानक घुसते हैं और ये पूरा धूल धूसरित था, चेहरा पहचाना नहीं लगा, तो उनको लगा कि, रमेश दत्त को लगा कि कोई चोरबा डकैतवा आ गया, घुस गया है। बस वो चौंक जाता है और चौंकने के बाद जोर से चिल्लाता है, और जोर से चिल्लाते ही एक सायरन होता है बैंक में, उसको बजा देता है। जितने कर्मचारी होते हैं दौड़ते हैं, लेकिन वहां पर एक कर्मचारी था जिसका नाम था चपरासी राम किशोर। राम किशोर दौड़ा सा आता है और लेखक को पकड़ लेता है और घिसियाते हुए मारते पीटते जो है उसको ले जाता है। सारे कर्मचारी बैंक के जितने लोग हैं उनको खूब मारता पीटता है, कमीज उमीज फाड़ देता है, मतलब कपड़ा उपड़ा फाड़ के फेंक देता है, उनके जेबी से पैसा कागजात जो भी था वो निकाल लेता है और मार पीट करके उनको बाहर निकाल देता है। मारने के क्रम में उनका ना ठोड़ जो है ये ओठ थोड़ा सा फट जाता है, खून बह रहा होता है। अब वहां के बाद तब रमेश दत्त से पूछने के बाद वो कहते हैं कि हमको नहीं पता था कि आपके पिताजी थे, नहीं तो हम ऐसा नहीं होने देते। इसके बाद राम किशोर से पूछते हैं लेखक साहब कि क्या हुआ था बताइए। तो वो कहेगा कि मान ली किसी का पिताजी किसी को कोई मारे, और वो कहेगा कि तो ये पिताजी को हम मार के मुंह कान फोड़ दिए हैं। तो कहता नहीं, हम मारे थे नहीं, आए थे देखे थे, लेकिन हम उनको मारे नहीं, उनको बाहर निकाल दिए थे, और मार के तो मुंह कान भसके लिए था, बताइए। अब झूठ बोल दिया। वो क्या कहता है कि हमारे हैं, तो इसीलिए कहता है कि हमको पता नहीं था आपके पिताजी थे, नहीं तो हम ऐसा नहीं करते। अब क्या होता है देखिएगा, तो वहां बैंक के कर्मचारी से राम किशोर से पूछने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि वहां से वो पिताजी को घींच घाच करके सब लोग बाहर निकाल देते हैं। अब वहां से फिर ज्यादा सुराग नहीं मिलता है, तो बाहर निकलते हैं, और बाहर बैंक के बाहर एक पान की दुकान है, जिसका दुकानदार का नाम है बुन्नू। क्या नाम है? बुन्नू। बुन्नू के पास लेखक साहब पहुंचते हैं और पूछते हैं कि हमारे पिताजी के साथ उस दिन क्या क्या घटना घटी थी। तो कहता है कि हमको तो अच्छा से याद नहीं है, शायद उनके शरीर में कपड़ा उपड़ा ज्यादा नहीं था, ठोर फूटा हुआ था, उकरे से खून गिर रहा था, ओठ जो है फूटा हुआ था और उकरे से खून गिर रहा था, और शायद बैंक के कर्मचारी लोग उनको मारपीट करके बाहर, शायद कह रहे हैं शायद, क्योंकि उनको डर है कि बैंक के सामने हमारा दुकान है, अगर हम बैंक वाले का शिकायत करेंगे तो ये हमारा दुकान में हटा दे, तो इसलिए बैंक वाले का शिकायत भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो कहते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। इसके बाद यहाँ से कहाँ गए वो हमको मालूम नहीं है, बुन्नू कह देता है, अपना काम में लग जाता है। अब लेखक साहब सोचते हैं कि अब कहाँ से हम पता लगाएं पिताजी के साथ क्या क्या हुआ। सोचते सोचते उन्हें याद आता है कि हो सकता है कि यहाँ जब बैंक कर्मचारी मारा पीटा होगा तो गए होंगे थाने में। तो चलते हैं थाने में, पता नहीं पता लगाते हैं पहले कि पिताजी यहाँ आए थे। तब जब वहां थाना पहुंचते हैं तो थाने में एक जो है, जो SHO है, यानी उस समय दरोगा पद पर थे, उसका नाम था राघवेंद्र प्रताप सिंह। वो बेचारे थाने में बैठे हुए हैं, खाने के लिए बैठते हैं। उनकी मेहरारू भेजी है करेला की भुजिया, करेला की भुजिया। करेला की भुजिया देखिएगा, ओकरा दिमाग खिसिया गया। शादी का 15 साल हो गया, लेकिन ओकरे मेहरारू को ये मालूम नहीं है कि हमरे घर वाला को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। राघवेंद्र प्रताप सिंह को करेला का भुजिया मालूम नहीं, वो भेज दिया है करेला का भुजिया। टिफिनकारी खोलता है बेचारे तो खिसिया जाता है, एकदम दिमाग उसका गर्म हो जाता है, पूरा पारा चढ़ जाता है।
कि बताइए कौन सी भेज दी है। लेकिन क्या करे बेचारे, समझ ही रहे हैं, मेहरारू से तक कौन नहीं परेशान है। तो दरोगा साहब जो है एक कौर उठाते हैं खाने के लिए, तब ये लेखक साहब के पिताजी वहां पहुंच जाते हैं। वही फटे थे, उनको लगता है कि भिखारी उखारी कोई होगा। पूछते हैं कि अरे क्या क्या बात है, बोलो। क्योंकि इनके पिताजी तो ज्यादा बोलते नहीं है, बोलने की तो इनकी आदत है नहीं, तो ज्यादा बोलते नहीं है। फिर पूछता है क्या बात है, खाओगे? तो इसे दिलाते हैं नहीं। उनको ऐसे गुस्सा पहले आई, बोलता भी नहीं है लेखक साहब के पिताजी, तो राघवेंद्र प्रताप सिंह को उतरा और गुस्सा चढ़ जाता है। वो एकदम कस के चिल्लाता है, और वहां के सिपाही है, इसका नाम है गजाधर शर्मा। वो गजाधर शर्मा को बुलाते हैं और कहते हैं अरे तू लोग के होते हुए कैसे अंदर घुस गया, तू लोग देखता नहीं है क्या? बस गजेंद्र शर्मा क्या करते हैं, वो आते हैं झटक से उनको कॉलर पकड़ता है लेखक के पिताजी को, और घिसिया करके बाहर निकालते हैं, मारते पीटते हैं और उनको वहां से भगा देते हैं। लेखक साहब वहां से चले जाते हैं। अब लेखक साहब सोचते हैं अब कहाँ गए होंगे। बड़ा सोचने उसने के बाद उनको याद आता है कि यहाँ शहर में एक वीआईपी कॉलोनी है, अच्छी बस्ती, जहाँ पर अच्छे अच्छे लोग, कर्मचारी, रिटायर पिटायर लोग रहते हैं। उनकी जान पहचान के कुछ लोग हैं। चलते हैं वहां पर, पूछते हैं कि वहां पर कहीं गए होंगे पिताजी। तो जब वहां जाते हैं तो उस कॉलोनी का एक व्यक्ति है वीआईपी कॉलोनी में, जिनका नाम है रिटायर्ड सोनी तहसील साहब। सोनी तहसील साहब। उनसे पूछते हैं कि हमारे पिताजी आए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तो कहते हैं हमको पता नहीं कि अगर आपके वो पिताजी होते तो शायद, लेकिन हम ये देखे थे कि कुछ बच्चा लोग उनको ना पत्थर मार रहा था, बच्चा लोग पत्थर मार रहा था, उनके शरीर पर कपड़ा नहीं था। ठीक है। इसके बाद वहीं पर एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है, मैं बता दूं उनका नाम, राम रतन सराफा, नहीं सॉरी, उनका एक और व्यक्ति है, उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है। तो वो कहते हैं कि उनसे पूछते हैं तो उनको पता चलता है कि बच्चे लोग क्यों पत्थर मार रहे हैं भाई। तो पत्थर मारने के बारे में वो कहते हैं कि बच्चे लोग से पूछते हैं जब लेखक साहब वहां पर कि भाई क्यों पत्थर मार रहे थे उनको, तो वो कहते हैं कि आपके पिताजी ना एक राम रतन सराफा है, उनकी बीबी और साली पर ही गंदी नजर डाल रहे थे, इसीलिए हम लोग उनको मारने लगे। अब बताइए, बीबी पर साली पर गंदी नजर नहीं, ये और खास करके ऐसी होती है कि लड़की अगर कुछ हो चाहे नहीं हो, एक बार झूठे के चिल्ला दे कि देखिए भाई देखिए हमको एक छेड़ रहा है, तो फिर समझिए कि मामला हम डिसमिस से समझिए, वो आदमी का तो खैर नहीं है। अगर वो खाली एक बार झूठ का चिल्ला दे, फिर देखना उसके बाद क्या होता है, उसका वो आदमी का तो उस दिन खैर नहीं है होगा। चलिए, तो वहां पर क्या होता है कि वो आदमी कहता है कि देख रहे थे, लेखक को विश्वास है कि हमारे पिताजी तो ऐसा कर ही नहीं सकते, कभी जब बोल नहीं सकते, गंदी बातें देख नहीं सकते, तो फिर किसी पर ही नजर कैसे देंगे। हो सकता है उनको याद आता है कि नंदलाल मास्टर कहा था कि उनको प्यास लगी हुई थी, कह रहे थे हमको जोरों से प्यास लगी हो, तो हो सकता है कि उनके सराफा के बीवी के यहाँ गए होंगे पानी मांगने के लिए, तो उसको लगा होगा कि कुछ हमारा गलत नजरिए से देख रहा है, इसीलिए वो चिल्लाया होगा। ये लेखक साहब मन में सोचते हैं, और लड़का सब उधर तो होता ही है, धर के इनको मारना शुरू कर देता है। मारते उड़ते वहां से लेखक साहब वीआईपी कॉलोनी से उनके पिताजी बाहर आ जाते हैं। अब वहां से पूछा जाता है कि कहाँ गए, तो कहते हैं कि यहाँ से चले गए थे मेन रोड में। अब मेन रोड में अब जाते हैं, लेखक साहब पूछने के लिए कि भाई हमारे पिताजी इधर आए थे। जब उधर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वहां पर मेन रोड पर एक बहुत बड़ी ढाबा है, रेस्टोरेंट, जिसका ढाबा का मालिक का नाम है सरदार सतनाम सिंह। सरदार सतनाम सिंह के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारे पिताजी इधर आए थे, तो कहते हैं हमको मालूम नहीं है इस तारीख की घटना का, लेकिन एक व्यक्ति को हम देखे थे कि सड़क पर वो पत्थर फेंक रहे थे और बच्चे लोग भी उनको पत्थर मार रहे थे, पत्थर वो भी मार रहे थे और पत्थर ये भी मार रहे थे। गली में हुआ था क्या कि जहां पर वो कह रहे थे, तो कह रहे थे कि गांव का हम सरपंच हैं, गांव में हम रिटायर्ड अध्यापक हैं, ये कह रहा था आदमी। कौन? ये कह रहा था रिटायर्ड सोनी तहसील साहब कि वो आदमी आया था, लेकिन हम उनको पहचानते नहीं थे, लेकिन वो कह रहा था कि हम गांव के क्या हैं, सरपंच हैं और गांव के हम रिटायर्ड मास्टर हैं। तो वहां पर बच्चा लोग बात बुझता नहीं है, उनको मारने लगता है। अब ये सतनाम सिंह वहां पर क्या कहता, सुनना, सतनाम सिंह कहता है कि हम देखे थे कि वहां सड़क पर जो है, जहां रोड बन रही थी, वहां पर कुछ बच्चे उनको पत्थर मार रहा था और वो भी बच्चों को पत्थर मार रहे थे और कह रहे थे आओ हमरे से फरिया लो। अब बच्चा लोग पत्थर उनको मार रहा था, पूरा इनका शरीर का कपड़ा एकदम, वो खाली पैंट पहने हुए थे, बाकी शरीर में कुछ नहीं था।
इसके बाद हमको पता नहीं चला क्या हुआ, लेकिन आगे क्या होता है देखिए, सड़क पर जो है वो जाकर के बैठ जाते हैं और वहीं पर एक ठेकेदार है सड़क का, जिसका नाम है, ठेकेदार का नाम है अरोरा। अरोरा का बेटा जिसका नाम है संजू। संजू क्या करता है, लेखक साहब को एक रॉड से तीन चार रॉड माथे पर मार देता है, पूरा सिर फट जाता है। ये बात पता चलता है किससे, ये सतनाम सिंह से, सरदार सतनाम सिंह से। और वो जब पूछते हैं तो कहते हैं कि ऐसा हुआ था सड़क पर, संजू सिर पर 3-4 रॉड मार करके और वो लोग चला गया। वो तुम्हारे पिताजी थे ये हमको मालूम नहीं था, वो गिर गए और गिरने के बाद जब बेहोश हो गए, लड़के लोग भी वहां से चले गए, तो हमने अपने नौकर हरी से कहा, जो वही प्लेट उलेट होता है गिलास वाला, उससे कहा अरे हरिया जाके देखो तो आदमी मर गया कि बाकी ये बच्चल है। तो जाकर के पानी उनी छिड़ता है, तो बाद देखता है कि वो तन को शुभ गुना करते हैं, तो दौड़ के भाग आता है और कहता है कि बाप रे हम ना जाएंगे वहां पर, कहीं पुलिस आ जाएगा तो फिर हमरे पकड़ लेगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। सरदार सतनाम सिंह को डर हो जाता है कि आदमी अगर मर गया होगा, हमारे ढाबा के सामने है, तब पुलिस आएगा तो हमरे से पूछेगा कि हुआ कैसे। झट क्या करता है, शटर गिराता है, ताला मार के चल जाता है वो सिनेमा देखने के लिए। सतनाम सिंह कहाँ चले गए, सिनेमा देखने। अब पिताजी यहाँ पड़े हुए थे। अब उठते हैं वहां से, अब उठने के बाद वो कहाँ जाते हैं इसके बारे में फिर लेखक को पता नहीं। तो लेखक साहब सोचते हैं कि आखिर हुआ कैसे घटना, तो ये सब चले जाते हैं। फिर पूछते हैं कहाँ, गणेशिया मोची के यहाँ, जहाँ लास्ट में उनको मिला था लाश, वहां। तो वहां पर सोचते हैं कि जब पूछते हैं गणेशी मोची से, उन्हीं के गांव का एक मोची है जो स्टेशन पर जूता उता सीता है, पुलिस उलिस करता है। यहाँ से वो लेखक के पिताजी उठते हैं, थोड़ा होश आवास होता है तो, और वो चले जाते हैं कहाँ, गणेशिया मोची के क्वार्टर में। और क्वार्टर में घुस के या एक कोना में जाकर के बैठ जाते हैं। गणेशी मोची अपना काम कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब वो देखता है तो देखता है कि वो आदमी बैठल है, लेकिन पहचानते नहीं है। लेकिन जब वहां पास में जाते हैं तो देखते हैं कि भाई तो लेखक के पिताजी हैं। तो वो देखते हैं जब उसको, तो देखते हैं कि तब तक वो क्या हो चुके थे, मर चुके थे। मैंने पहचान के भी वो कुछ नहीं कर सके। देखिए अंतिम पहचान वहां होती है, पहचान के भी वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि मर चुके हैं। अब पोस्टमार्टम, शहर में मरा है, लाश को पोस्टमार्टम होती है, तो पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इनके सिर से गहरी खून निकलने के कारण दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ये सारी बात लेखक को शहर जाने के बाद पता चलता है। तो आपने क्या समझा कि हमारी इस कहानी में जो मानवता है ये समाप्त हो गया है। तो लेखक साहब अपनी कहानी में किसके किसके बारे में लिखा है, तो पिताजी से संबंधित, अपने शहर के संबंधित, जो शहर में लोगों को जाने के प्रति जो शंका होती है उससे, और सपने से संबंधित कुछ बातों को वो लिखते हैं और उस पर एक कहानी, तिरछी कहानी लिखते हैं। ठीक है, तो कहानी आपको सुनने में अच्छा लगा होगा। हमने आपको मौखिक समझाने का प्रयास किया, एक ऐसा नहीं कि एक नोट से लेकर के आए या लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना दिया। हमने उसको एक लॉजिक के तौर पर समझाया है, तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारी कहानी सुने होंगे तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, तो आप लोग बना लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।